स्टार्टिंग करते हैं, फर्स्ट चैप्टर का या स्टार्टिंग करते हैं, या सेकंड चैप्टर हो, थर्ड चैप्टर हो, एनी चैप्टर, अगर किसी भी चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो स्टार्टिंग फेज में क्या होता है, सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन ही स्टडी करते हैं। इंट्रोडक्शन स्टडी करते हैं कि हम उस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या बताया गया है, ठीक है ना, इसी को हम वहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखना क्या है कि अब हमें स्टडी करना है सॉलिड स्टेट। क्या फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, सॉलिड स्टेट। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, ठीक है ना, हमारे पढ़ाने का स्टाइल या फिर हमारे जो आपको बता रहेगा वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है ना, ताकि हम और भी अच्छे वीडियो आपके लिए ला सके। और देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे साथ में जुड़ते हैं तो क्या है कि आपको कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि 2 चैप्टर 1 चैप्टर का आपको वीडियो डाल करके छोड़ दिया जाएगा, लेकिन प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि फर्स्ट चैप्टर से लेकर के लास्ट चैप्टर तक आपका टोटल हम आपको बता सके। ओके स्टूडेंट्स, तो अब क्या है, अब हम मेन फोकस करते हैं चैप्टर पे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे दिए हुए हैं सॉलिड स्टेट। आपको नेम से ही पता चल रहा है कि हमें मेनली इस चैप्टर में किसके बारे में स्टडी करनी है, सॉलिड्स के बारे में, सॉलिड, ठीक है ना। तो क्लास 11 में आपने सबसे फर्स्ट में स्टडी किया है कि कितने स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर। तो ये हम सभी जानते हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर तो 5 होते हैं, लेकिन हम लोगों को स्टडी अभी करने हैं 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या होता है, सॉलिड, सेकंड क्या होते हैं, लिक्विड्स, ठीक है, और थर्ड हमारा क्या होता है, गैसेस। ये आपको स्टडी करने हैं, ठीक है ना, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, 3 स्टेट ऑफ मैटर। अब क्या है कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है और ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हम आपको इंट्रोडक्शन ही पढ़ाएंगे। इंट्रोडक्शन मतलब क्या है कि जो बेसिक चीजें हैं जो चैप्टर का, वो हम आपको समझाएंगे और हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो क्या है, सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। क्लास 11th में आपने सॉलिड, लिक्विड, गैसेस की प्रॉपर्टी आपने स्टडी कर रखी है, ठीक है, लेकिन फिर भी चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको भी याद आ जाए कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था और क्या आपने सीखा था, क्या आप जानते हैं। वैसे आप जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी एक बार इसको एक एज अ रिवीजन के तौर पे हम लोग ले लेते हैं। क्योंकि देखिए, जब हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारा उसका जो आगे का पॉइंट होता है, बेसिक्स जो होते हैं, वही पढ़ना है। सबसे पहले ये देखिए, हमारे जो यूनिवर्स है, पूरे यूनिवर्स में सॉलिड, लिक्विड, गैसेस के बने हुए बहुत सारे मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स आप देखेंगे वो सॉलिड्स के बने होते हैं, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स किससे बने होते हैं, सॉलिड से बने होते हैं, ठीक है। तो जो सॉलिड्स होते हैं, तो सॉलिड्स का प्रॉपर्टी क्या होता है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं सॉलिड्स। स्टूडेंट्स, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं या फिर आप इसे रिकॉल भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको इनके बारे में आते होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। सॉलिड्स, सबसे फर्स्ट में हम ये जानते हैं कि सॉलिड्स का क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ attraction is maximum। सॉलिड्स में क्या होते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो प्रेजेंट होते हैं वो सबसे ज्यादा होता है। ये मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि क्या है कि देखिए, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से कॉम्पैक्टली मतलब क्या होता है, एक दूसरे से बिल्कुल चिपका हुआ, ठीक है ना, टाइटली अटैच्ड होते हैं। अगर टाइटली अटैच्ड है तो 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही तो 2 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कॉम्पैक्टली अटैच्ड होते हैं। अब देखिए, सेकंड हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो क्या है, लिक्विड में। तो लिक्विड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मीडियम, और इंटरमीडिएट भी हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। इंटरमीडिएट या मीडियम भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं,
क्योंकि लिक्विड में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आप अगर बिल्कुल बोल दे ना है, ऐसा नहीं है तभी तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, लेकिन इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सॉलिड से क्या होता है, लेस होते हैं, कम होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है गैसेस। तो गैसेस में क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लो, ठीक है ना। गैसेस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो काफी कम होते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो गैसेस का होता है इज वेरी लो। सेकंड हम नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। इंटरमोलिकुलर स्पेस इज मिनिमम इन सॉलिड्स। अब बताइए क्या सॉलिड्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होते हैं वो ज्यादा होता है या कम होते हैं? जब इसके मॉलिक्यूल्स का आप अरेंजमेंट देख रहे हैं तो सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट क्या देख रहे हैं कि इसके बीच में स्पेस काफी कम है। इट मीन्स क्या हुआ कि इंटरमोलिकुलर स्पेस इज मिनिमम इन सॉलिड्स। एंड लिक्विड का अगर एग्जांपल लेते हैं, लिक्विड्स में मटेरियल का अरेंजमेंट जो होता है, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट वो इस तरह से होते हैं। ओके, लिक्विड्स में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो इस तरह से होते हैं। एंड गैसेस में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट काफी दूर होता है, इसलिए क्या होता है उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी लो होते हैं। अब यहाँ पे देखिए इंटरमोलिकुलर स्पेस इज मीडियम। इसका इंटरमोलिकुलर स्पेस भी क्या होता है, मीडियम होता है, या मीडियम के जगह पे हम यहाँ पे इंटरमीडिएट भी लिख सकते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट मतलब क्या हुआ, लिक्विड यहाँ पे स्पेस की बात करें तो गैसेस से कम स्पेस होते हैं एंड सॉलिड से ज्यादा स्पेस होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाता है कि इंटरमोलिकुलर स्पेस इज मैक्सिमम। यहाँ पे इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, गैसेस का सबसे ज्यादा होता है। तो क्या है कि आप यहाँ से ये चीज देख सकते हैं और इजिली समझ सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट आपको ये तो समझ में आ ही गए होंगे कि बहुत ही सिंपल सी पॉइंट है, इसमें कोई बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। अब देखिए कुछ और भी डिफरेंसेस पढ़ते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैसेस का। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है सॉलिड स्टेट, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो फिर इस चैप्टर को ना पढ़े, ऐसा कोई जरूर नहीं होता है, क्योंकि नॉलेज रखना बहुत जरूरी होता है किसी भी चैप्टर का। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट स्टडी हम लोग क्या करते हैं कि सॉलिड्स का जो होता है वॉल्यूम और शेप वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड का शेप और वॉल्यूम क्या होते हैं, फिक्स्ड होता है। लिक्विड का आप जानते हैं फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप, ठीक है। क्योंकि क्या होता है लिक्विड का क्या होता है कि आप जिस भी कंटेनर में आप उसे डालेंगे वो उसका शेप ले लेता है, ठीक है ना। आप ग्लास में डालेंगे तो ग्लास का शेप ले लेगा, प्लेट में डालेंगे तो प्लेट का शेप लेगा, बकेट में डालेंगे तो बकेट का शेप लेगा, ठीक है ना। और गैसेस का क्या होता है, नाइदर फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम, ठीक है ना। ये चीज आपको आता है, ठीक है ना। ये रिजिड होते हैं। रिजिड मतलब क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्पैक्टली अटैच्ड होते हैं, ठीक है ना। वैसी प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी में रिजिड प्रेजेंट होता है उसे हम लोग रिजिडिटी भी बोलते हैं, या आप डायरेक्टली सिंपल में रिजिड भी बोल सकते हैं। लिक्विड क्या होते हैं, फ्लूइड होता है, ठीक है ना। और गैसेस भी क्या होते हैं, फ्लूइड। फ्लूइड मतलब क्या होता है, दैट कैन बी फ्लो, ठीक है ना। वैसा मटेरियल जो फ्लो कर सकता है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड। और उस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, फ्लूइडिटी बोला जाता है, ठीक है ना। तो फ्लूइडिटी जो प्रॉपर्टी होता है वो लिक्विड और गैसेस में प्रेजेंट होते हैं, बट सॉलिड्स में फ्लूइडिटी प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि जो सॉलिड्स है वो फ्लो नहीं कर सकते। क्या आप किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को अगर आप रखते हैं तो क्या वो अपने आप फ्लो करने लगता है, नहीं, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप वाटर को या फिर कोई गैसेस को अगर आप रखते हैं तो वो क्या करता है, वहां पे फ्लो कर जाता है। इसलिए वहां पे गैसेस का जो प्रॉपर्टी होते हैं वो फ्लूइड होता है, लिक्विड का भी होता है, और सॉलिड्स का क्या होते हैं, रिजिड होता है, ठीक है ना। ये चीज आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये रिजिड होते हैं, ये फ्लूइड होता है और वो भी फ्लूइड होता है, ठीक है स्टूडेंट्स।
अब देखिए इसमें जो कॉम्प्रेसिबिलिटी होता है वो बहुत ही लेस होता है। कॉम्प्रेसिबिलिटी इज वेरी लेस और नेग्लिजिबल सीधे बोल सकते हैं, नेग्लिजिबल होता है, ठीक है ना। जो कॉम्प्रेसिबिलिटी ना के बराबर होता ही नहीं है, ठीक है ना। अब कोई से एक दो एग्जांपल अगर वैसा कुछ ले ले तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन जो इसमें कॉम्प्रेसिबिलिटी होता है वो नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। लिक्विड में कॉम्प्रेसिबिलिटी होता है वो मीडियम रेंज का होता है, ठीक है ना। कॉम्प्रेसिबिलिटी जो होता है वो मीडियम रेंज का होता है, ठीक है। आप उसको ये नहीं आपको सोचना है कि कॉम्प्रेसिबिलिटी कितना, जैसे अगर सॉलिड के कंपैरिजन में देखेंगे तो लिक्विड का जो कॉम्प्रेसिबिलिटी होगा वो क्या होंगे, ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉम्प्रेसिबिलिटी इज मीडियम और मोर देन सॉलिड्स। सॉलिड के अगर कंपैरिजन में देखेंगे तो क्या है, लिक्विड का जो कॉम्प्रेसिबिलिटी होता है वो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, और गैसेस का कॉम्प्रेसिबिलिटी तो काफी ज्यादा होता है स्टूडेंट्स। गैसेस का कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होता है, काफी हाई होते हैं, ठीक है ना। तो आप यहां से इसको देखेंगे, ठीक है। कॉम्प्रेसिबिलिटी इसका बहुत ही लेस होता है, नेग्लिजिबल ना हम ले लेंगे, सीधे इनकॉम्प्रेसिबल लिख दीजिए ना, क्या जरूरत है, कॉम्प्रेसिबिलिटी बहुत कम होता है, इनकॉम्प्रेसिबल बता दीजिएगा। कॉम्प्रेसिबिलिटी होता है लेकिन सॉलिड्स के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन इसका भी कॉम्प्रेसिबिलिटी कम ही होता है। लेकिन गैसेस का कॉम्प्रेसिबिलिटी जो होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको बताया था कि आपको इसमें इंट्रोडक्शन स्टडी करने हैं, तो आपने ये तो इंट्रोडक्शन आप पढ़ लिया, आपने ये देख लिया कि सॉलिड लिक्विड गैसेस क्या होते हैं, और ये आप ये पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब क्या देखना है नेक्स्ट, अब इसका पार्ट हम बताने वाले हैं, नेक्स्ट पॉइंट। इसमें बहुत सारी सॉलिड स्टेट में बहुत सारी चीजें पढ़नी है, लेकिन हम स्टार्टिंग से आपको बता रहे हैं, आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी अगर आप हमारा पूरा वीडियो देखते हैं। हर एक चैप्टर का हर एक वीडियो देखते हैं, क्लास 9, 10, 11, 12 सभी क्लासेस के वीडियो आपको चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर लास्ट तक आपको मिल जाएंगे। आपका भी स्टार्टिंग फेज है, आपको स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो क्या है, सब्सक्रिप्शन के बाद में अगर आप कोई भी नया वीडियो अगर अपलोड होता है तो फिर क्या है कि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आप आराम से वहां से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बताया जा रहा है कि सॉलिड्स को अब यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है, ठीक है ना। सॉलिड्स को क्लासिफाई किया गया है। अब क्लासिफाई को किस बेस पे किया गया है, सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन किस में हुआ है, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, अभी आप वही स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो सॉलिड का जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो क्रिस्टलाइन और अमोर्फस में हुआ है, ठीक है ना। दो नेम है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमोर्फस सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड को डिफरेंशिएट किस बेस पे हम किए हैं, जैसे किसी का अगर डिफरेंशिएशन होता है, जैसे सॉलिड लिक्विड और गैसेस का ही डिफरेंशिएशन हुआ है, तो डिफरेंशिएशन वहां पे किस बेस पे हुआ है, आप क्लास 9 में पढ़े होंगे, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के बेस पे सॉलिड लिक्विड और गैसेस का क्लासिफिकेशन हुआ था। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है किसमें, अब पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेस पे सॉलिड लिक्विड और गैसेस को क्लासिफाई किया गया था। उसी तरह से यहाँ पे सॉलिड को क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड में क्लासिफाई किया गया है, और उस क्लासिफिकेशन का जो बेस है वो नेचर ऑफ ऑर्डर प्रेजेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट मटेरियल। वो जिस मटेरियल से बने हुए सब्सटेंस होते हैं, ठीक है ना, वो जिस मटेरियल से बने हुए सब्सटेंस होते हैं उसका नेचर क्या है, उस बेस पे हम क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड में उसको डिफरेंशिएट किए थे। ओके स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट मटेरियल, इसके बेस पे क्या है, हम सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड इन क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड। ओके, तो ये चीज आप यहां से ध्यान रखिएगा
कि जो सॉलिड्स होते हैं उसको 2 टाइप में हम क्लासिफाई किए हैं, एमरफस सॉलिड में और क्रिस्टलाइन सॉलिड में। तो एमरफस और क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो क्लासिफिकेशन का जो बेस था वो क्या था, नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट मटेरियल, ठीक है ना। कंस्टिट्यूएंट मटेरियल्स का नेचर क्या है, उस बेस पे हम उसको एमरफस सॉलिड में और क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम यहाँ पे डिफरेंशिएट किए थे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब क्या है कि अब हमें इसका देखना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं और एमरफस सॉलिड्स क्या होता है। क्या देखना है आपको कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है और एमरफस सॉलिड क्या होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमरफस सॉलिड्स, ठीक है। दोनों ही सॉलिड्स है, दोनों ही सॉलिड है, ठीक है। अब दोनों का आपको क्या यहाँ पे देखना है, डिफरेंसेस। तो यहाँ पे देखिएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड में बताया जाता है रेगुलर शेप, ठीक। एमरफस सॉलिड का बताया जाता है इरेगुलर शेप, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्या बोला जाता है, रेगुलर शेप होते हैं। एमरफस सॉलिड में क्या बोला जाता है, इरेगुलर शेप होते हैं। इसका मतलब होता क्या है, देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड में प्रेजेंट जो मटेरियल होता है, पार्टिकल्स होते हैं, उनका जो शेप होता है वो रेगुलर होते हैं, एक जैसा होता है, ठीक है ना। लेकिन एमरफस सॉलिड में जो प्रेजेंट पार्टिकल्स होते हैं, अगर उसका शेप देखा जाए तो वो इरेगुलर फॉर्म में होता है। जैसे कि देखिए अगर यहाँ पे मान लीजिए ये सॉलिड्स है, सॉलिड है, तो यहाँ पे इस तरह से मान लीजिए इसका स्ट्रक्चर है, रेगुलर पैटर्न पे यहाँ पे क्या होते हैं, पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है, रेगुलर पैटर्न पे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं होता, उसका शेप इरेगुलर होता है। अगर एक यहाँ है तो एक यहाँ हो सकते हैं, तो फिर तीसरा यहाँ हो सकता है, चौथा यहाँ हो सकता है, ये यहाँ हो जाएगा, तो इस तरह से उसका शेप होता है। उसका शेप उसका जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे सॉलिड्स किसी ना किसी पार्टिकल से बने होंगे, तो उसमें जो प्रेजेंट पार्टिकल्स होता है उसका शेप जो होता है वो इरेगुलर होता है, वो एक पैटर्न में नहीं होते हैं, वो इरेगुलर शेप में होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये फर्स्ट पॉइंट तो आप समझ गए। अब देखिए सेकेंड पॉइंट बता रहे हैं आपको। देखिए मेल्ट एट शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक्स टेम्परेचर, ठीक है। मेल्ट एट अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा। ये क्या हुआ, जैसे सॉलिड है तो सॉलिड को हम लिक्विड में भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं मेल्ट करके। तो यहाँ पे क्या देखना है कि जो सॉलिड्स जो मेल्ट होते हैं उसका एक फिक्स्ड टेम्परेचर होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स टेम्परेचर होता है, एक शार्प टेम्परेचर होता है, ठीक है ना। शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर का मीनिंग ही होता है कि वहां पे एक फिक्स टेम्परेचर होता है कि इस टेम्परेचर पे सॉलिड किस में चेंज हो जाएंगे, लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। एक टेम्परेचर वहां पे फिक्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे एक रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है। रेंज ऑफ टेम्परेचर यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो सकता है। तो ये एक रेंज बता रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिख दें कि ये 65 डिग्री सेल्सियस पे ये सॉलिड लिक्विड में चेंज होंगे, तो ये क्या हो गया, फिक्स टेम्परेचर हो गया। ये क्या है यहाँ पे की रेंज ऑफ टेम्परेचर को यहाँ बता रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एमरफस सॉलिड होता है, कोई भी एमरफस सॉलिड अगर सॉलिड से लिक्विड में अगर चेंज हो रहे हैं तो वो क्या होते हैं, एक टेम्परेचर, एक रेंज ऑफ टेम्परेचर के बीच में होता है। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड एक फिक्स टेम्परेचर पे वहां पे क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सेकंड पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप हम लोग क्या है कि इसका थर्ड पॉइंट स्टडी करेंगे, ओके। देखिए थर्ड पॉइंट में क्या बताया गया है, ये आपको ऐसे भी समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी हम बाद में लिखेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर एक शार्प नाइफ लेते हैं, ठीक है, एक हम चाकू लेते हैं और उस चाकू से क्या करते हैं कि इस सॉलिड को भी काटते हैं और इस सॉलिड को भी हम काट देते हैं, दोनों सॉलिड्स को कट करते हैं, ठीक है। तो जब आप कट करेंगे तो आप देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब कट किए हैं तो उस कट करने के बाद अगर हम 2 पीस में उसको कट करते हैं
तो 2 पीस में कट करने के बाद जो उसका शेप बनता है उसका एक मतलब डेफिनेट पैटर्न होता है, और उसका जो नया जो मटेरियल बना है उस नए मटेरियल स्मूथ होते हैं, मतलब रेगुलर रेगुलर होते हैं, मतलब इरेगुलर फॉर्म में नहीं होते, रेगुलर फॉर्म में होता है और काफी स्मूथ होते हैं। लेकिन जब एमरफा सॉलिड में आप जान रहे हैं कि उसका शेप ही इरेगुलर होता है, तो जब हम उसको मतलब कट करते हैं 2 पीस में, जब उसे हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद जब आप उसे देखेंगे तो क्या है कि दोनों का जो नया मटेरियल का फॉर्मेशन जो दोनों हुए हैं, तो वो न्यूली फॉर्म्ड मटेरियल जो होते हैं वो एक दूसरे से क्या होता है, वो एक दूसरे से काफी इरेगुलर होते हैं, वो सेम पैटर्न में नहीं होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब लिखिए when cut with a sharp knife, the newly formed crystalline solid is in a regular pattern and smooth। ओके स्टूडेंट्स, तो उसका याद रखिएगा, इसका जो सरफेस होगा ठीक है ना, वो रेगुलर पैटर्न में होंगे और वो स्मूथ होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, when cut with a sharp knife, the newly formed amorphous solids is in irregular pattern, ठीक है ना। उसका इरेगुलर पैटर्न होता है, इरेगुलर शेप होता है, शेप पैटर्न एंड शेप दोनों बोल सकते हैं। उसका शेप भी होता है, इसमें रेगुलर होगा, लेकिन इसका शेप भी क्या हो जाएंगे, इरेगुलर हो जाएगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए ये मटेरियल ही इरेगुलर है, तो कोई भी सबस्टांस अगर उससे बनेगा तो वो इरेगुलर शेप और पैटर्न में ही रहेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज आपको यहाँ से देखना है, तो ये चीज आप समझ में आ रहा होगा, पहले ही आपको आ रहा है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट बता दिए, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब क्या है, इसका हम नेक्स्ट पॉइंट स्टडी करेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड का। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो यहाँ पे आते हैं डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन। जो हमारा इसमें इसका जो आता है वो आते हैं इनडेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको यहाँ पे ये देखना है कि हीट ऑफ फ्यूजन क्या होते हैं, हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, ठीक है ना। तो हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो बोला जाता है जब भी कोई भी सॉलिड मटेरियल जब लिक्विड में चेंज होता है, तो आपको पता है कि जब कोई भी सबस्टांस हो, कोई भी स्टेट ऑफ मैटर हो, चाहे सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो, ठीक है ना। तो अगर उसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होना है, तो चेंज होने के लिए क्या चाहिए होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। और उसी एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट ऑफ फ्यूजन। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होंगे तो वो सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होगा तो जब उसे जो एनर्जी चाहिए होगा वो डेफिनेट होगा, एक फिक्स्ड होगा, डेफिनेट होगा कि हाँ इसे इतना हीट ऑफ फ्यूजन चाहिए क्रिस्टलाइन सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो होता है वो इनडेफिनिट होता है, और इनडेफिनिट होने के पीछे कारण होता है इनका इरेगुलर पैटर्न होना, ठीक है ना। तो ये चीज आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले क्या है स्टूडेंट्स, आप यहाँ से हीट ऑफ फ्यूजन का डेफिनेशन आप लिख लीजिए। इन केस हो सकता है कभी पूछ भी लिया जाए, अगर नहीं भी पूछा जाता है तो क्या होता है, समझ में तो आना चाहिए, आपको पता तो होना चाहिए हीट ऑफ फ्यूजन होता क्या है। डायरेक्टली अगर आप बोल दे कि हीट ऑफ फ्यूजन, लेकिन हीट ऑफ फ्यूजन होता क्या है ये आपको समझना है, ठीक है ना। in order to change a solids into liquids,
some energy is required and that energy known as heat of fusion. ओके स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो क्या है कि अगर इन ऑर्डर टू चेंज अ सॉलिड इनटू लिक्विड, अगर हम सॉलिड को किस में चेंज करें, लिक्विड में चेंज करें, कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, सम एनर्जी इज रिक्वायर्ड, कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होते हैं। एंड जो वैसा एनर्जी जो सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, हीट ऑफ फ्यूजन। अब देखिए यहाँ पे क्रिस्टलाइन में क्या होता है, हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, वहां पे डेफिनेट होंगे, और एमरफस में हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, इनडेफिनेट होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ से इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है, नोट डाउन कर ले और आप यहाँ से इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज आपको आना चाहिए। हो गया? ओके स्टूडेंट्स, देखिए किसी भी अगर पॉइंट में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो ठीक है ना, तो आप वहां पे क्या है, कमेंट बॉक्स में जाकर के आप हमें बता सकते हैं। उसके जो भी आप पूछेंगे उसका आंसर आपको वहां पे जरूर मिलेगा, ठीक है ना। तो आप ये चीज यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट इसका जो पॉइंट आता है वो आते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ठीक है। इसका आता है ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ठीक है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर, इसका मतलब क्या होता है, ये तो रेंज लिखा हुआ है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, तो इसमें इसका मतलब होता है क्रिस्टलाइज सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना, वो हमेशा मतलब लॉन्ग रेंज तक, काफी दूर तक वो क्या होते हैं कि ये फिक्स्ड पैटर्न में, तो जो मैंने आपको अभी पहले भी बताया है, इसके जो पैटर्न होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं बहुत दूर तक, या हमेशा ये फिक्स्ड होते हैं। लेकिन अमरफस में क्या होते हैं, कुछ दूर तक एक जैसा जाएगा, फिर क्या होंगे, डिफर हो जाएगा, फिर कुछ दूर तक एक जैसा जाएंगे, फिर आगे जाकर के क्या होता है, वो डिफर हो जाता है। इसलिए यहाँ पे बोला जाता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर, और यहाँ पे क्या बोले जाते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए छोटे छोटे से पॉइंट्स है और आपको आने चाहिए क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्रिस्टलाइज सॉलिड क्या होते हैं, अमरफस सॉलिड क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट जरूर है क्योंकि इससे डिफरेंसेस आपसे पूछे जा सकते हैं और आपको बताना और समझ में भी आना चाहिए क्रिस्टलाइज सॉलिड होता क्या है और अमरफस सॉलिड होते क्या है, ठीक है ना, कैसे हम उसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, तो जो क्रिस्टलाइज सॉलिड होते हैं वो होते हैं एनिस्ट्रोपिक इन नेचर, और ये जो होते हैं वो होते हैं ये जो होता है वो होते हैं आइसोट्रोपिक इन नेचर, ठीक है। तो अब इसका मतलब आपको समझ में है कि एनिस्ट्रोपिक और आइसोट्रोपिक होता क्या है, तो आप जानते हैं आइसो मतलब क्या होता है, सेम, ट्रोपिक मतलब क्या होता है, डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखिए ये भी क्या होते हैं, आइसो मतलब क्या हो गया यहाँ पे सेम, ट्रोपिक मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, डायरेक्शन, लेकिन एनी का मतलब होता है नॉट। समझ में आ रहा है, तो आपसे नेम से ही पता चल रहा है कि आइसोएमोर्फस जो सॉलिड्स होते हैं उनका जितने भी फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है ना, उनका जो डायरेक्शंस होते हैं वो सेम होते हैं, जबकि इसके डायरेक्शंस क्या होते हैं, सेम नहीं होता है। एक एग्जांपल से हम आपको इसको समझाएंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट से हम आपको बता रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये किसी भी सॉलिड का फिजिकल प्रॉपर्टी होता है कि उसका वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना है नहीं है, ठीक है ना, तो ये आपको देखना है। देखिए सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड में आप जानते हैं कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक फिक्स्ड पैटर्न में होता है, फिक्स्ड पैटर्न में होते हैं, ठीक है, फिक्स्ड पैटर्न में होते हैं, आप इस तरह से बना सकते हैं, फिक्स्ड पैटर्न में होते हैं, ठीक है। जबकि एमरफस सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिक्स तो होता नहीं है, ठीक है, फिक्स तो होता नहीं है, ठीक है। ये क्या होता है कि डिफर होता है, फिक्स तो होता नहीं है, ठीक है ना, ये डिफर होते हैं, फिक्स्ड नहीं होता है, ये डिफर होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि मान लीजिए कि यहाँ से स्पीड ऑफ लाइट क्रॉस कर रहा है, यहाँ से स्पीड ऑफ लाइट क्रॉस कर रहा है, तो ये तो वैक्यूम है, ये यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट फास्ट बिल्कुल कर जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है कि यहाँ पे तो डायरेक्शन हो जाएगा, चलो ठीक है,
यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या हो जाएंगे, ज्यादा होगा। अगर इस पार्टिकल से जाएंगे तो वहां पे लो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डायरेक्शंस होंगे वो सेम नहीं होगा, क्योंकि कहीं पे वैक्यूम कंप्लीटली बिल्कुल खाली मिलेगा तो कहीं सिर्फ पार्टिकल्स मिलेंगे। तो वहां पे क्या हो जाएगा कि उसका जो स्पीड ऑफ लाइट का जो डायरेक्शन है वो क्या हो सकता है, डिफर हो सकता है, चेंज हो जाएगा वहां पे, ठीक है ना। मटेरियल रहेगा तो वहां चेंज हो जाएंगे, जहां खाली उसको जगह मिलेगा वो सीधे वहां से क्या करेंगे, बिल्कुल आगे निकलते चले जाएंगे। लेकिन अब इसमें देखिए तो इसमें क्या है कि हर जगह पार्टिकल्स प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है वो तो रैंडम प्रेजेंट होते हैं, ये तो पता है नहीं आपको। तो क्या है कि अगर यहाँ से पार्टिकल्स जाएंगे तो इधर जाएंगे इधर जाएंगे। तो अब यहाँ पे ये चीज और भी याद रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे कहेगा कि मैम कंप्लीटली बिल्कुल एक ही होता है, ऐसा नहीं है, थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो मेजर देखेंगे, मैक्सिमम देखेंगे, वो क्या होता है, सेम होता है। इसलिए हम बोल देते हैं सेम डायरेक्शंस में होता है अमरफस सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, जबकि ये सेम डायरेक्शंस में नहीं होते। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज आपको यहाँ से समझना है। तो ये चीज समझ में तो आ गया। अब हम दोनों का डेफिनेशन लिख देते हैं। इन केस हो सकता है आपसे कभी पूछ लिया जाए या नहीं भी पूछा जाएगा, तो क्या है कि अभी मैंने आपको बताया समझाया तो आपको याद है। हो सकता है बाद में जब आप इसे कभी 2 महीने 4 महीने के बाद जब आप इसे देखेंगे तो क्या है कि आप भूल सकते हैं इसे, ठीक है ना। तो आप इसका डेफिनेशन यहाँ से लिख लीजिए। सॉलिड्स इन विच physical properties are not in same directions। ओके, अब इसका देखना है। तो सॉलिड्स इन विच physical properties are in same directions, ठीक है। तो ये चीज आपको क्या है कि यहाँ से ध्यान में रखने हैं और आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। तो इतना ही आपके लिए काफी है और आपको ज्यादा नहीं ये करना है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट एक पॉइंट और है, ये आपका पॉइंट है, इसको आप देख लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, क्रिस्टलाइज सॉलिड्स जो होते हैं वो ट्रू सॉलिड्स होता है। ट्रू सॉलिड्स से कहने का मतलब बहुत छोटा सा पॉइंट है, इसको पूछना है। ट्रू सॉलिड्स यानी कि जो इस सॉलिड का जो पैटर्न होता है वो क्या होते हैं, एक जैसा होता है। ये बिल्कुल जो सॉलिड्स होते हैं ये सॉलिड्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो होता है इसको स्यूडो सॉलिड्स भी बोले जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, कहीं कहीं पे क्या होते हैं, डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि इसके बाद हम आपको इसके अलग अलग डिफरेंट टाइप्स पढ़ाएंगे, तो वहां पे हम ये चीज आपको बताएंगे। लेकिन याद रखिएगा ये ट्रू सॉलिड्स होते हैं, ये स्यूडो सॉलिड्स होता है। अगर एग्जाम्पल देख लेंगे तो इसका क्वार्ट्ज, ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ग्लास क्वार्ट्ज, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ से याद रखिएगा, रिमेम्बर रखिएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आज मैंने आपको सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन बता दिया है कि इसमें होते क्या है और क्या है कि इसके नेक्स्ट जो पार्ट हम आपको बनाने वाले हैं, ठीक है ना, इसका जो नेक्स्ट पार्ट हम आपको बनाएंगे वहां पे इसके और भी बहुत सारे टाइप्स हैं, वो आपको हम पढ़ाएंगे और बताएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स एक चीज जरूर याद रखिएगा कि जितने भी मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने आपको बताया है, मैंने आपको सिखाया है, वो चीज क्या है कि आप उसको याद करके रखेंगे, ताकि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, चाहे नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो क्या है कि वहां पे आपको ये चीज आना चाहिए, ताकि ये आगे का जो चैप्टर है या आगे का जो कंटेंट है वो आपको समझ में आएगा। क्योंकि अगर पीछे का कंटेंट अगर आप छोड़ रहे हैं तो आगे का कंटेंट समझने में क्या है कि आपको परेशानी हो सकती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या है कि अगर आपको अच्छा लगा हो, मैंने पढ़ाया जो आपको अच्छा लगा हो, सब कुछ अगर अच्छा लगा हो, ठीक है ना, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो फिर क्या होता है कि हम जैसे टीचर्स का क्या होता है कि वहां पे काफी अच्छा लगता है, ताकि और भी अच्छे से बच्चे को बता सके और भी अच्छे से पढ़ा सके, ठीक है ना। और किसी भी तरह की अगर कोई परेशानी आती है तो घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो आप क्या है, सीधे कमेंट बॉक्स में आप वहां पे मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको क्या परेशानी आ रही है और क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या है कि हम आपको वहां पे और भी अच्छी डिटेल में बता सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, गुड डे।
बाय।